वेलकम माय यूट्यूब चैनल। यह वीडियो क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें 9th क्लास के सोशल साइंस का जो मॉडल सेट 3 है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे। विश्व युद्ध में 2 पक्ष से लड़ा गया था। एक पक्ष ध्रुवीय शक्तियाँ थी तो एक पक्ष मित्र राष्ट्र की शक्तियाँ थी, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के तरफ अमेरिका, ब्रिटेन ये सब थे, लेकिन ध्रुवीय राष्ट्र के तरफ अर्थात ध्रुवीय तरफ से जो विश्व युद्ध में जिन जिन देशों ने भाग लिया था उन देशों का नाम है जर्मनी, इटली और जापान। ये मुख्य रूप से थे। इसके अतिरिक्त और भी छोटे छोटे देश शामिल थे। दूसरा क्वेश्चन है, स्लीपर से आप क्या समझते हैं। स्लीपर का अर्थ क्या होता है, तो रेल के 2 पटरियां होती है। इस तरह से ये दोनों पटरियों को इस तरह से आप देख गए होंगे, पटरियों के समीप तो देखे होंगे। इस तरह से लकड़ी से बनाई जाती है, अब तो सीमेंट से जोड़ा जाता है, लेकिन पहले लकड़ियाँ होती थी। दोनों पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए जिस लकड़ी के टुकड़े का उपयोग किया जाता है उसे स्लीपर कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। निर्धनता रेखा का अर्थ क्या होता है, तो निर्धनता रेखा आय का एक स्तर होता है। आय का वह स्तर होता है जहाँ व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के वस्तुओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। अर्थात आय का वह स्तर, वह रेखा जिसके नीचे रहकर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों जैसे कपड़ा, भोजन, दवाइयाँ ये सब अगर प्राप्त नहीं कर पाता तो वह निर्धनता रेखा से नीचे समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। सार्वजनिक मतलब होता है सामूहिक रूप से, वितरण यानी बांटना, और प्रणाली अर्थात तरीका। तो क्या बांटा जाता है देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके तहत सरकार आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य और उचित मात्रा में जनता को वितरित करती है। जैसे कि अनाज दे रही है, गेहूँ, चावल, मिट्टी तेल, चीनी, नमक, दवाइयाँ भी कभी कभी दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 5वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। मानवाधिकार, जो मानव को अधिकार दिया गया है उनकी रक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। ये कब किया गया था, तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। हमें पता है कि हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो ये क्या है। शिक्षा का अधिकार वह मौलिक अधिकार है जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। अर्थात 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और ज़रूरी है ये शिक्षा, ये देना अनिवार्य है, अर्थात ज़रूरी है, मिलना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। मानसून जिससे वर्षा होती है, समुद्र से उठने वाली जल से भरी हवाएं होती है। विराम का मतलब होता है रुकना। तो मानसून में विराम का अर्थ उस छोटी सी अवधि से है जिसमें वर्षा नहीं होती। क्या होता है कि समुद्र से जब मानसून उठती है तो ये मानसून धीरे धीरे हिमालय की तरफ बढ़ती है, और जब हिमालय से ये टकराती है तो ये वापस मुड़ती है।
तो वापस मुड़ने में इसे टाइम लगता है और वापस आने में भी टाइम लगता है। जब इधर से जाती है तो वर्षा कराते जाती है, लेकिन आते समय थोड़ा लेट कर देती है। उसी को क्या कहते हैं, मानसून में विराम। जब वर्षा शुरू होता है तो बीच में क्या होता है कि कुछ समय तक वर्षा नहीं होता और फिर वापस वर्षा होना शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? जिसमें इस चैप्टर में हिटलर के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें नाज़ी लोग जो थे वो यहूदियों से घृणा करते थे, उन्हें मारते थे, करेंट तार में भेज देते थे या ये घर में कमरे में बंद कर देते थे और भूखे शेर को छोड़ देते थे। एक समूह में बंद करके चारों तरफ करंट दौड़वा देते थे। बहुत ही अत्याचार करते थे नाज़ी लोग यहूदियों के साथ। तो ये घृणा क्यों करते थे, कारण क्या था? पहला कारण देखते हैं, नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा करते थे जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है, नाज़ी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नस्ल वाले और यहूदियों को विश्व का सबसे निम्न स्तरीय नस्ल का मानते थे। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और यहूदियों को नीचे जाति का मानते थे, निम्न स्तरीय मानते थे, जिसके कारण वे इन लोगों पर अत्याचार करते थे। दूसरा कारण था, वे जर्मनी के सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदियों को मानते थे। अर्थात जर्मनी में जितना भी समस्या उत्पन्न होता था तो उनका मानना था कि ये समस्या यहूदियों के होने के कारण ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए यहूदियों को रहने का अधिकार नहीं है। अगला कारण क्या था, यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे। यहूदी लोग अलग बस्तियां बनाकर रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। ये लोग अलग भी रहते थे, इसलिए उन पर अत्याचार किया जाता था, घृणा किया जाता था। अगर ये लोग पहले शुरू से ही यहूदी लोग नाज़ियों के साथ मिलकर रहते तो शायद ये दिन उन लोग को देखना ना पड़ता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ? 2 कारण बताइए। औपनिवेशिक काल, जिस समय एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाया जा रहा था, उस समय व्यावसायिक खेती अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो खेती होता था, जो हर देश में किया जा रहा था, जिस फसलों का उत्पादन, उसका विस्तार हुआ। ये क्यों, इसका 2 कारण बताना है। तो पहला कारण क्या है कि यूरोप में वस्तुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों के बड़े क्षेत्र को चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागानों के लिए साफ कर दिया गया। पहला कारण यही है कि यूरोप में वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, जिसके कारण वनों को काटकर चाय, कॉफ़ी, रबड़ और बागानों के लिए भूमि साफ कर दी गई और इनका उत्पादन किया जाने लगा। दूसरा कारण क्या है इन खेती का विस्तार होने का? तो 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए केवल खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, इसलिए व्यवसाय खेती का विस्तार किया गया। इसका अर्थ ये है कि यूरोप में शहरी आबादी बढ़ रही थी, जिसका पेट भी भरना था, और पेट भरने के लिए खाद्यान्न में वृद्धि होना चाहिए था, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होना चाहिए था। अब औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगा या खाद्यान्न में वृद्धि होगा, तो ये दोनों में वृद्धि करने के लिए खेती में वृद्धि करना होगा, क्योंकि अगर चीनी उद्योग है तो गन्ना तो चाहिए ही, कपड़ा उद्योग है तो कपास तो चाहिए ही। इस तरह से क्या किया गया कि उद्योगों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस कच्चे माल की ज़रूरत थी, उसके लिए क्या किया गया, व्यावसायिक खेती का विस्तार किया गया। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है? कैलोरी क्या होता है? तो एक ऊर्जा मान लेते हैं
जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये ऊर्जा अधिक होने की आवश्यकता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कम। क्यों शहरी लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों कम है और ग्रामीण लोगों में ये कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है? तो देखते निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए जो खाद्य की आवश्यकता है, खाने की जो आवश्यकता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बताया गया है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में मात्र 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। जो गांव में रहते हैं वो शारीरिक कार्य अधिक करते हैं, कुआं में लगे हैं, तालाब में लगे हैं, सड़क में लगे हैं, अपने खेतों में लगे हुए दिन रात कोड़ी कुदाल करते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। उम्मीद करते हैं सारा उत्तर समझ में आ रहा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और उत्तर समझ में आ रहा है तो मात्र एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट हो सके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? अर्थात जब आपदा आती है जैसे भूकंप, सुनामी, तो खाद्य सुरक्षा, जो खाद्य को सुरक्षित रखा जाता है, जैसे सरकार गेहूँ, किसानों से गेहूँ चावल लेकर जो सुरक्षित रखता है, वो कैसे प्रभावित होता है? तो देखते हैं पहला क्या है प्रभावित होने का। पहला, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आती है। जो खाद्य को सुरक्षित रखा जाता है किसी स्टोर में, जिसे खाद्यान्न कहते हैं, स्टोर को ही खाद्यान्न कहते हैं, तो अगर आपदा आ गया है तो उत्पादन हुआ नहीं, जिससे खाद्यान्न में अनाज पहुंचा नहीं, तो उसमें क्या हो जाता है, गिरावट आ जाता है। तो अधिक खाद्य को सुरक्षित नहीं रख पाया गया। दूसरा क्या है, खाद्य की कमी के कारण, अर्थात फसलों की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं। मूल्यों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कुछ लोग ऊंचे मूल्यों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते, जिससे वे लोग उन खाद्य पदार्थों के समीप पहुंच नहीं पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। और खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है सुरक्षित भी रखना और ज़रूरतों के लिए उन्हें देना भी, तो ये नहीं ले पाते। खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी के कारण, जब खाद्यान्नों में उत्पादन में कमी हो जाता है, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं जो आपदा से, उन्हें खाद्य की कमी हो जाती है। जो भी आपदा से प्रभावित होते हैं उन्हें खाद्य की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस तरह से खाद्य सुरक्षा अगर प्रभावित होता है तो लोगों में इस तरह का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? लोकतंत्र में जो चुनाव कराया जाता है इसकी आवश्यकता क्यों है? क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र का कोई अर्थ रह जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र ही यह बताता है कि यह लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई शासन है। तो चुनाव की आवश्यकता तो है, चुनाव के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं है। तो देखते हैं क्यों चुनाव की आवश्यकता है। तो चुनाव से हमें सही और मनपसंद प्रतिनिधि या सरकार चुन सकते हैं जो हमें पसंद रहेगा। दूसरा क्या है, बिना चुनाव के हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र नहीं है, चुनाव नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की बहाली के लिए
चुनाव की आवश्यकता होती है। अगर लोकतंत्र का बहाली किया जाए, अर्थात लोकतंत्र अगर हो, तो उसके लिए चुनाव होना ज़रूरी है। अगला क्या है, चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। चुनकर किसी भी 5 साल के बाद या फिर बीच में ही अगर सारे जनता समर्थित हो जाए, एक साथ हो जाए, तो बदल सकते हैं। अन्यथा अगर कोई शासक ठीक से शासन नहीं कर रहा है तो बदल नहीं सकते हैं। हम चुनाव, अगला क्या है, हम चुनाव इसलिए करते हैं ताकि प्रतिनिधि हमारे लिए बेहतर कानून बनाए। नहीं तो अगर मनमानी करेगा तो ये क्या हो जाएगा, नौकरशाही हो जाएगा, निरंकुशवाद। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? अर्थात मानव के अधिकार से आप क्या समझते हैं? पता होगा कि हर देश में मानव को, अर्थात जनता को कुछ ना कुछ अधिकार दिया जाता है। तो उत्तर क्या है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। अर्थात मानव को अगर स्वतंत्रता है, समानता है, सम्मान है, तो उसे ही क्या कहते हैं, मानव अधिकार, यानी अर्थात मानव का अधिकार। मनुष्य में जन्म लेने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानवाधिकार की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है तो उसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार मिलता ही है। आगे क्या है, आगे देखते हैं। ये अधिकार ऐसे आधारभूत अधिकार है जिन्हें प्रायः न छीनने जाने योग्य माना जाता है और ना ही ये अधिकार किसी व्यक्ति का जन्मजात अधिकार है। अर्थात जब भी चाहे तो इसे हटाया भी जा सकता है, वापस भी लिया जा सकता है। ये अधिकार सदा सर्वत्र देन है तथा इसके लिए समान है। अर्थात सबके लिए क्या है, एक समान है। जैसे भारत में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, सारे के सारे अधिकार क्या है, सभी के लिए एक समान माना गया है। किसी भी के भी अधिकार को न छोटा समझा गया है और ना ही बड़ा। अगला क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बहुत सारे वन हैं। उपोष्ण वन है और इनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखें। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होता है और इसमें कौन कौन से पेड़ पौधे या वृक्ष उगते हैं, इनका भी नाम देना है। तो भारत में अगर बात किया जाए तो ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। अर्थात अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। मानसून वन अर्थात जो वर्षा करवाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जहां पे वर्षा कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। अर्थात पहला चीज़ क्या देखें कि भारत में अधिक क्षेत्र में पाया जाता है, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। और इस वन में वर्षा कितना होता है, तो 70 से 200 सेमी तक होता है। और इसे दो भाग में विभाजित किया गया है, एक आर्द्र और एक शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, जिसे शुष्क पर्णपाती वन। और अगर देखें शुष्क पर्णपाती वन तो उन देश के उन विस्तृत। आप देखते हैं कि इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन हैं।
तो आर्द्र पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष हैं सागवान, साल, शीशम, दुर्ग महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन। जबकि शुष्क पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष का नाम है सागवान, प्लास, अमलतास, बेल, खेर, अक्सलवुड इत्यादि। ये दोनों अगर बात किया जाए दोनों प्रकार के वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के हैं। चूँकि इनको दो भागों में बांटा गया है इसीलिए इन वृक्षों को दो भागों में कर बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। अर्थात वन जो नष्ट हो रहा है, विनाश हो रहा है, उनको कैसे बचाया जा सकता है, उन उपायों का वर्णन करना है। वन संरक्षण के सख्त कानूनों बनाए जा सकते हैं। पहला क्या है कि वन को बचाने के लिए सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। वृक्षारोपण करना चाहिए, अर्थात वृक्षों को लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने पर रोक लगाना चाहिए। वनों को आग से बचाना चाहिए। जिससे जाते हुए लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते गए और फेंक दिए जिससे आग लग जाता है, तो इससे भी बचाना चाहिए। वनों को अधिक चराई से बचाना चाहिए। जानवरों को अधिक प्रवेश से रोकना चाहिए। जितना हो सके वनों का घेराबंदी करना चाहिए। अगर संभव है तो जितना संभव है वनों को घेर देना चाहिए ताकि कोई आसानी से लकड़ी को बाहर न ले जा पाए और मवेशियों को, जानवरों को अंदर न ले जा पाए। वनों के महत्व को बताते हुए लोगों को जागरूक करना चाहिए। लोग हमारे जीवन में, वन जो है वो हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बताते हुए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हमें वनों को, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है। आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन, अगर विकास करेंगे तो निर्धनता कम होगी। आर्थिक विकास अर्थ समझ में आता है, उद्योग लग रहा है, सारा चीज़ विकास हो रहा है। और निर्धनता उन्मूलन मतलब गरीबों की संख्या कम हो रहा है। इसके बीच गहरा संबंध है, इस कथन की व्याख्या करें। तो आर्थिक विकास से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। साथ ही लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। निर्धनता उन्मूलन का अर्थ है गरीबी में कमी आना। आर्थिक विकास का अर्थ समझ चुके हैं, निर्धनता का अर्थ समझ चुके। अब क्या देखते हैं दोनों में संबंध। जब आर्थिक विकास होता है तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों का निर्माण होता है जिसके कारण लोगों को रोजगार मिलता है और उनके आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि होने से लोगों का जीवन स्तर जो होता है वो बेहतर होता है। वे अपनी आवश्यकताओं को जुटाने के लिए समर्थ होते हैं, अर्थात वे अपनी आवश्यकताओं को आसानी से जुटा पाते हैं। उनका जीवन स्तर नीचे से उठकर ऊपर चला जाता है। जो गरीबी में जी रहे थे वो अब थोड़ी सी अमीरी में जीना शुरू करते हैं। इस तरह से आर्थिक विकास के साथ निर्धनता उन्मूलन भी होता है। अर्थात आर्थिक विकास होता जाता है तो गरीबों की भी संख्या घटती जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है कि आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच गहरा संबंध है। अगर आर्थिक विकास ऊपर उठेगा तो निर्धनता में भी क्या होगी, कमी आएगी। अर्थात ये दोनों के बीच विपरीत संबंध है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर जाता है। अगला क्वेश्चन है
भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। भारत में जो चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटक है उनका वर्णन करना है। तो पहला घटक है लोकसभा। अब लोकसभा क्या होता है? तो लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। इसमें चुनाव जो होता है, चुनाव प्रणाली का ही वर्णन करना है, इसीलिए लोकसभा के बारे में जो भी यहाँ वर्णन किया जाएगा वो चुनाव से संबंधित होगा। तो लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। लोकसभा के प्रत्येक प्रतिनिधि का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में यह चुनाव 545 सीटों पर होती है। इसे सामान्य चुनाव भी कहा जाता है। कितने सीटों पर लोकसभा का चुनाव होता है? 545 सीटों पर होता है। इनके जो भी प्रतिनिधि विजय होते हैं वह 5 वर्ष तक कार्य करते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा घटक है राज्यसभा। अब राज्यसभा में क्या होता है? तो राज्यसभा के प्रत्याशियों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं कराया जाता। लोकसभा के प्रतिनिधियों को जनता सीधे चुनती है, लेकिन राज्यसभा के प्रतिनिधि को जनता नहीं चुनती है। इस चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। अर्थात विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और क्या है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। अब ये दोनों सदस्य जो चुने गए, ये दोनों सदस्य आपस में मिलकर जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला घटक देखते हैं। अगला घटक है विधानसभा चुनाव। अब ये विधानसभा और लोकसभा जो राज्यसभा का सदस्यों को चुनते हैं। अब विधानसभा भी देखते हैं। तो विधानसभा चुनाव को असेंबली इलेक्शन कहा जाता है। इसके माध्यम से राज्यों में सरकारें बनती है। विधानसभा से ही अलग अलग विधानसभा से लोग चुने के जाते हैं और सरकार बनाते हैं। सामान्यतः राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार हर राज्य में विधानसभा सीटें निर्धारित की जाती है। अगर राज्य बड़ा है तो अधिक विधानसभा होगा। उत्तर प्रदेश में अधिक है। अगर झारखंड में बात किया जाए तो 81 विधानसभा है। तो विधानसभा चुनाव हर राज्य में अलग अलग समय पर आयोजित किए जाते हैं। अलग अलग समय पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री एक बार इस राज्य का ये बना, उस राज्य का वो बना, ऐसा नहीं। हर राज्य का मुख्यमंत्री अलग अलग टाइम में बनता है, जिसका अर्थ होता है कि हर राज्य का विधानसभा का चुनाव अलग अलग समय होगा। पंचायत और नगर निगम का चुनाव ये अंतिम घटक है। पंचायत या नगर निगम का चुनाव जिसके द्वारा क्या होता है, मुखिया का बनाया जाता है, मुखिया को चुना जाता है। तो पंचायत या नगर निगम का चुनाव को लोकल इलेक्शन भी कहा जाता है। लोकल इसलिए क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर होता है। इसके द्वारा गाँवों में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर निगम परिषद सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। दोनों सदस्य, नगर में नगर निगम और पंचायत में ग्राम पंचायत का जो मुखिया का इलेक्शन होता है, वार्ड का इलेक्शन होता है और सरपंच का इलेक्शन होता है, जिसे क्या कहते हैं, लोकल इलेक्शन। ये अंतिम घटक था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करें। अर्थात जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित कर रहे हैं उनका वर्णन करना है। तो कौन कौन से वे कारक हैं जो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक है भूभाग। अब भूभाग कैसे प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है? तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भूमि का जो वनस्पति पर है वो सीधा या फिर घूमकर लेकिन प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। उबड़ तथा
असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। एक तरफ देखते हैं जो भूमि उपजाऊ है उस पर कृषि किया जाता है, और एक भूमि जो उपजाऊ नहीं है या समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो उनमें प्राणी निवास करते हैं। तो इस तरह से वनस्पति जगत प्रभावित होता है। दूसरा है मृदा। अब मृदा कैसे वनस्पति जगत को प्रभावित करता है? तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये हम लोग भी जानते हैं। काली मृदा, लेटेराइट मृदा, रेगर मृदा जिसको काली मृदा ही कहा जाता है, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, इस तरह अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है, जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति को उत्पन्न करती है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियाँ, नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस तरह से अलग अलग मृदा में अलग अलग वनस्पति का विकास होता है। तो मृदा भी क्या करती है? वनस्पति जगत को प्रभावित करती है। अगला कारक है तापमान। तापमान कैसे प्रभावित करता है? तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। जहाँ नमी अधिक मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे तापमान अधिक होता है, नमी कम होता है, वहाँ पे क्या होता है? अधिक मात्रा में भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते और उतना सघन विशाल नहीं होते हैं। अगला कारक है सूर्य का प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश कैसे प्रभावित करता है? किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश अधिक मिल रहा है कोई भी पेड़ पौधे को, तो वो अधिक वृद्धि करते हैं, जबकि सूर्य का प्रकाश ना मिलने पर वो अधिक वृद्धि नहीं करते हैं। तो ये भी है जो वनस्पति को प्रभावित करता है। अगला कारक है वर्षा। यह वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है भी, क्योंकि वर्षा के बिना, जल के बिना कोई वनस्पति जगत नहीं है। विभिन्न पौधे हेतु वर्षा की मात्रा की विभिन्न आवश्यकता होती है। अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग वर्षा की ज़रूरत होता है, किसी के लिए कम वर्षा, किसी के लिए अधिक वर्षा। तो इस तरह से इतना कारक है जो वनस्पति जगत को क्या करता है? वनस्पति को प्रभावित करता है। तो यह उत्तर इस वीडियो का अंतिम उत्तर था। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो का जितना भी प्रत्येक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आसान लैंग्वेज में और सटीक तरीके से लिखने का प्रयास किया गया है। परीक्षा ठीक से लिखें और अपने क्लास में बेहतर करें। धन्यवाद।